यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगले 10 दिन में फैसला करेंगे कि ईरान पर हमला करना है या नहीं। We may have to take it a step further or we may not. Maybe we're going to make a deal. You're going to be finding out over the next probably 10 days. और एनालिस्ट कहते हैं कि कुछ भी हो सकता है, एक शॉर्ट रेंज वॉर भी हो सकती है और लार्ज स्केल एस्केलेशन भी हो सकती है। दूसरी तरफ ईरान डिले पर डिले किया जा रहा है, जबकि 400 केजी यूरेनियम ईरान के पास मौजूद है, लोकेशन किसी को पता नहीं, और 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स ऑलरेडी खित्ते में मौजूद हैं, जिस पर मुसलमान मुमालिक का ये कहना है कि हम नहीं चाहते कि हमारे ऊपर अटैक हो। एट द सेम टाइम कंट्रीज लाइक इंडिया, उन्होंने ऑलरेडी एडवाइजरी इशू कर दी है अपने सिटीजन्स के लिए कि ईरान में रहना खतरे से खाली नहीं। और इन द मीनवाइल पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन गज़बुल हक का आगाज हो चुका है, जहां पर पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस अफगानिस्तान में मौजूद इंडियन प्रॉक्सीज को और टेररिस्ट को चुन चुन कर मार रही हैं। और ये पाकिस्तान के बका के लिए ये ऑपरेशन बहुत जरूरी है। लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान का रिलेशनशिप यहां तक पहुंचा कैसे, इस पर एक लंबी डिबेट बनती है। यहां से आपको अंदाजा होता है कि अफगानिस्तान की सरजमीन भी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने वाली है। और अब आपको याद होगा कि कितने महीने पहले अपनी इस वीडियो में ये एग्जैक्ट ब्लूप्रिंट मैंने आपको समझाया था कि ईरान बहाना है, पाकिस्तान निशाना है। लेकिन पाकिस्तान के निशाना बनने से पहले ईरान को समझना जरूरी है। तो आपके ऊपर जबरदस्त हमला जो है भारत का और अफगानिस्तान की तरफ से, दोनों तरफ से, अब आप शिकंजे में हैं। वो अफगानिस्तान जो हमारा दोस्त था और हम उसके दोस्त थे और इमदादी थे। जून 2025 में अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर बंकर बस्टर बॉम्ब्स गिराए। वो बॉम्ब्स जो सिर्फ अमेरिका के पास हैं, जो जमीन के अंदर 60 मीटर तक जाते हैं। तब ट्रंप ने कहा कि ईरान कंप्लीटली एंड टोटली ऑब्लिटरेटेड है। लेकिन उसी रात अमेरिका की अपनी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी ने एक लीक्ड रिपोर्ट पेश की, और वो रिपोर्ट कहती थी कि न्यूक्लियर प्रोग्राम, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ 6 महीने पीछे गया। 2 मुख्तलिफ बातें एक ही रात, एक ही मुल्क से, एक ही हुकूमत से। तो सवाल यह है कि क्या ईरान खत्म हो गया है? क्या ईरान में जंग होने वाली है? क्या ये जंग छोटे पैमाने की जंग होगी या ये जंग एक बड़े पैमाने की जंग में तब्दील हो जाएगी, या कुछ ऐसा जो आपको और हमें अभी तक बताया नहीं गया? कहानी क्या है, आइए समझते हैं। 13 जून सन 2025 इसराइल ने फेक स्टेट ने ऑपरेशन राइजिंग लायन लॉन्च किया। एक रात में 200 से ज्यादा फाइटर जेट्स, 330 से ज्यादा म्यूनिशंस, नतान्स, फोर्डो, इस्फहान, ये तीनों ईरान की मेजर न्यूक्लियर साइट्स हैं, इन्हें डायरेक्टली हिट किया गया। लेकिन सिर्फ बिल्डिंग्स ही नहीं, इसराइल ने 14 न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी मार दिए। ईरान के टॉप मिलिट्री कमांडर्स भी, एयर डिफेंस सिस्टम भी डिस्ट्रॉय किया। बेसिकली ईरान के रिजीम की आंखें निकालने की कोशिश की, हाथ काटने की, बाजू काटने की कोशिश की। और फिर एक हफ्ते के बाद अमेरिका भी आया अपने B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स के साथ, और ईरान का जवाब आया। ईरान का जवाब क्या था? एक सिंबॉलिक मिसाइल जो कतर की एक यूएस बेस पर मारा गया, एडवांस वार्निंग के साथ, 0 कैजुअल्टीज। ये समझने वाली बात है कि ईरान ने एडवांस वार्निंग क्यों दी, डेलिबरेटली कैजुअल्टीज को अवॉइड क्यों किया। इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप कहता है कि ईरान हैज टाइम एंड अगेन प्रायोरिटाइज्ड रिजीम सर्वाइवल ओवर एस्केलेशन। मतलब ईरान जानता था कि अगर एक भी अमेरिकन मरा तो कहानी एस्केलेट कर जाएगी, और ईरान इस मौके पर एस्केलेशन नहीं चाहता। अब यहां एक बात है जो आपसे छुपाई गई। IAEA के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रॉसी ने 17 जून को खुद कहा कि वी डिड नॉट हैव प्रूफ of a systematic effort by Iran to move into a nuclear weapon। तो जो अटैक हुआ वो एक ऐसे न्यूक्लियर प्रोग्राम पर हुआ जिसके बारे में अमेरिका की अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी कहती है कि ईरान ने अभी तक बॉम्ब बनाने का फैसला नहीं किया। तो फिर ये अटैक क्यों हुआ वो बाद में डिस्कस करेंगे।
पहले अब सिचुएशन को देखते हैं कि आज की सिचुएशन क्या है। अक्सर जब लोग न्यूज पढ़ते हैं, एनालिसिस सुनते हैं, तो एक सवाल उनके जहन में आता है कि क्या ईरान ऑलरेडी खत्म हो चुका है? क्या ईरान की रेजिम गिर चुकी है? क्या ईरान में प्रोटेस्ट हद से ज्यादा बढ़ चुके हैं? तो यहां पर एक मिसकंसेप्शन है जिसे क्लियर करना जरूरी है कि ईरान गिरा नहीं है। ईरान गिरने के धाने पर जरूर खड़ा है और इन दोनों में फर्क है और इस फर्क को समझना आपके लिए जरूरी है। 28 दिसंबर 2025 को तेहरान के ग्रैंड बाजार के शॉपकीपर्स ने दुकानें बंद कर दी। प्रोटेस्ट शुरू हुआ 60% महंगाई के खिलाफ, रियाल की पोजीशन के खिलाफ, क्योंकि एक यूएस डॉलर 1.4 मिलियन रियाल के बराबर पहुंच चुका था, 14 लाख के बराबर। इकोनॉमी फ्री फॉल कर रही थी और जितना बुरा डॉलर का हाल था वो आज पाकिस्तान में नहीं है। बट टाइम विल टेल एंड विल टॉक अबाउट इन सम अदर वीडियो। प्रोटेस्ट पूरे ईरान में फैल गया। सब 31 प्रोविंसेस में स्टूडेंट्स, वुमेन, शॉपकीपर्स, वो लोग जो ईरान के रेजिम को कभी सपोर्ट करते थे, वो सड़क पर निकल आए। चैथम हाउस के एनालिस्ट ने कहा है, और मैं उन्हें डायरेक्टली कोट कर रहा हूं, कि ईरान हैज अ पॉलिटिकल ऑर्डर दैट हैज लॉस्ट द कैपेसिटी टू अडैप्ट। और फिर रेजिम ने क्या किया? सिक्योरिटी फोर्सेस ने लाइव फायर्स यूज किए। एस्टिमेट्स कहते हैं कि 6,000 या 30,000 के लगभग लोग मरे। डिफरेंट सोर्सेस हैं, एग्जैक्ट नंबर्स किसी के पास नहीं है। इंटरनेट का ब्लैकआउट कर दिया गया, जर्नलिस्ट अंदर नहीं जा सकते थे। लेकिन ये सबको पता है कि 2026 में होने वाले प्रोटेस्ट 1979 के इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद ईरान के सबसे बड़े अपराइजिंग में कन्वर्ट हो चुके हैं। लेकिन फिर भी सब कुछ हो जाने के बाद भी ईरान की रेजिम मिराकुलसली सरवाइव कर जाती है। सिक्योरिटी फोर्सेस साथ खड़ी रहती हैं, आईआरजीसी, रेवोल्यूशनरी गार्ड्स वो खड़े रहते हैं। चैथम हाउस ने खुद लिखा है, The greatest risks are now expansionist and aggressive Israel and a chaos of potentially collapsed Iranian state. ये एक सीरियस बात है और इस बात को समझना जरूरी है, क्योंकि अगर ईरान गिरता है, कंप्लीटली कोलैप्स करता है, तो इस वैक्यूम को कोई ना कोई तो फिल करेगा, और जो फिल करेगा उसके अपने कुछ स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स होंगे। अब एक सवाल है जो अक्सर लोग पूछते हैं कि ट्रंप अभी तक रुका हुआ क्यों है? ट्रंप को देखें तो बार बार यूएस प्रेसिडेंट की तरफ से थ्रेट पर थ्रेट आता है, लेकिन कोई एक्शन नहीं हो रहा है। ये कहानी क्या है? और ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है और इसका जवाब वो है जो आपको टेलीविजन चैनल्स कभी नहीं बताते। थिंक टैंक्स और एनालिस्ट कहते हैं, और उनको मैं डायरेक्टली कोट भी करता रहता हूं, वो कहते हैं कि अमेरिका ईरान की स्ट्रेटेजिक सबमिशन चाहता है, बॉम्ब नहीं, सरेंडर चाहता है। मतलब ईरान को इतना दबा दो कि वो परमानेंटली अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम लिमिट कर दे और रीजनल रोल छोड़ दे, और मान ले कि अमेरिका कभी भी उस पर अटैक कर सकता है, इस खौफ में रहे। इसीलिए फुल स्केल वॉर नहीं चाहता, इसीलिए सिर्फ डर पैदा करना चाहता है। लेकिन अब यहां पर एक और एंगल भी है जिसको समझना जरूरी है। गल्फ स्टेट्स, सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई, इजिप्ट, इन्होंने अमेरिका को प्राइवेटली कहा है कि हम पर अटैक मत करना। एक सीनियर गल्फ ऑफिशियल ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया है कि उन्होंने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को वार्न किया है कि ईरान के पास अभी भी शॉर्ट रेंज मिसाइल्स मौजूद हैं जो गल्फ में यूएस इंटरेस्ट को टारगेट कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिबल स्टेट क्राफ्ट के एक एनालिस्ट ने कोट किया है, और मैं डायरेक्टली मेंशन कर रहा हूं, कि बॉम्बिंग ईरान गोस अगेंस्ट द कैलकुलस एंड इंटरेस्ट ऑफ द अरब गल्फ स्टेट्स, न्यूट्रलाइजिंग द ईरानियन regime could translate into the unparalleled hegemony of Israel which won't serve the Gulf states। अब आप समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है? सऊदी अरेबिया ईरान को दबाकर रखना चाहता है, लेकिन ईरान को कंप्लीटली कोलैप्स करना नहीं चाहता, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो वैक्यूम पैदा होता है और इस वैक्यूम के अंदर इस्राइल और ज्यादा ताकतवर हो जाता है। इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप ने 23 फरवरी को, लिटरली अभी, प्रैक्टिकली उसने लिखा है, ट्रम्प्स ओन मिड टर्म इलेक्शंस आर ड्रॉइंग नियर, पोल्स सजेस्ट वॉर विद ईरान will be highly unpopular।
तो ट्रंप ने एक साइड पर मिलिट्री आर्माडा खड़ा कर दिया है, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स, लार्जेस्ट यूएस एयर डिप्लॉयमेंट सिंस 2003 इराक वॉर के बाद, और दूसरी साइड पर नेगोशिएशन भी चल रहे हैं, टेबल पर भी बैठे हुए हैं और दोनों को साइमल्टेनियसली चलाया जा रहा है। ये प्रेशर टैक्टिक है। इट्स अ क्लियर क्लासिक ट्रंप एग्जाम्पल, और ट्रंप इसी तरीके से काम करते हैं। लेकिन यहां पर एक सवाल है कि ईरान नेगोशिएशंस को डिले क्यों कर रहा है, और इस सारे डिले से ईरान को क्या फायदा होगा। अब इसको आप ईरान का जीनियस कहें या ईरान की डेस्परेशन कहें, क्योंकि दोनों कुछ केसेस में अक्सर इकट्ठे ऑपरेट करती हैं और शायद इस केस में भी ऑपरेट कर रही हैं। ईरान की डिमांड यह है कि अमेरिका पहले अपनी मिलिट्री प्रेजेंस मिडिल ईस्ट से हटाए और फिर बात करे। अमेरिका कहता है कि पहले ईरान एनरिचमेंट बंद करे तो फिर बात करे, और दोनों अपनी जगह से हिलने को तैयार नहीं है। लेकिन ईरान डिले क्यों कर रहा है? 3 रीजंस हैं, और जो थिंक टैंक्स के मुताबिक बड़े प्रैक्टिकल हैं, प्लॉजिबल हैं और समझने जरूरी हैं। पहला रीजन ये है कि ईरान सीक्रेटली अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम रीबिल्ड कर रहा है। सैटेलाइट इमेजेस में देखा गया है कि नतान्ज और इस्फहान पर डैमेज्ड बिल्डिंग्स पर नई छतें बनाई जा रही हैं और कंटेंट्स छुपाए जा रहे हैं। इजरायली और यूएस एनालिस्ट कहते हैं कि वो अपने एनरिचमेंट यूरेनियम स्टॉक पाइल जो ट्रेस हो सकते हैं उनको बचाना चाहता है। दूसरा रीजन ये कि जितना डिले होगा उतने ज्यादा मिसाइल प्रोडक्शन हो जाएगी। एल्मा रिसर्च इंस्टीट्यूट ने फरवरी 2026 में रिपोर्ट किया है कि ईरान 2000 मिसाइल के स्टॉक रीबिल्ड करने की कोशिश कर रहा है। और तीसरा रीजन ये, और ये सबसे हिडन पॉइंट है, कि ईरान एक पॉइजन चैलेंज डील का वेट कर रहा है। फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉन केरी ने खुद कहा है कि करंट नेगोशिएशंस वो सिचुएशन रिजेंबल करती है जैसी सिचुएशन खुमैनी को 1998 में सीज फायर के वक्त एक्सेप्ट करनी पड़ी। उन्होंने कहा कि जैसे जहर का प्याला पीना हो। ईरान जानता है कि कोई भी डील ह्यूमिलिएटिंग होगी, तो वो ट्राई कर रहा है कि थोड़ी सी कंसेशन दो, पार्शियल डील करो और कुछ सैंक्शंस रिलीफ दो, और फिर क्वाइटली रीबिल्ड करते रहो। अब इस सारी कहानी का पाकिस्तान के साथ भी लेना देना है, और पाकिस्तान का रोल कोई छोटा नहीं है। आगे आने वाले दिनों में शायद मुश्किलात ज्यादा हैं। अब इस कहानी को समझने के लिए पहले ये समझें कि 17 सितंबर 2025 को अल यमामा पैलेस के अंदर, रियाद के अंदर, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और एमबीएस के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसको आप स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं, जिसमें लिखा गया कि एक पर हमला दूसरे पर भी हमला समझा जाएगा। और अब रूसी यानी रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट लंदन, जो कि एक टॉप थिंक टैंक है, वो कहता है कि ये पैक्ट 1990s के एक सीक्रेट एग्रीमेंट का रिवाइवल है। जब पाकिस्तान ने सऊदीज को पहली बार न्यूक्लियर एश्योरेंस दी थी, तब भी न्यूक्लियर एश्योरेंस दी गई, और आज भी न्यूक्लियर एश्योरेंस सऊदीज के पास मौजूद है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने पहले कहा और फिर बाद में बैक ट्रैक किया कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम सऊदी अरेबिया के लिए अवेलेबल होगा अगर जरूरत पड़ी। एक ऑफिशियल स्टेटमेंट और फिर डिनायर, लेकिन जो बोल दिया सो बोल दिया। वॉशिंगटन इंस्टीट्यूट ने डायरेक्टली लिखा है कि सऊदी अरेबिया वाज लाइकली द 4th अनपब्लिसाइज्ड कस्टमर ऑफ AQ खान्स नेटवर्क। मतलब पाकिस्तान के न्यूक्लियर नेटवर्क से सऊदी अरेबिया को ऑलरेडी कुछ मिल चुका है। अब इस डील की डायमेंशंस और भी गहरी हो जाती हैं। रूसी एनालिस्ट टिम विजली ने कहा है कि पाकिस्तान हैज नाउ पोजीशनड इटसेल्फ फर्मली इन द क्रॉसहेयर्स ऑफ इजराइल्स इंटेलिजेंस सर्विसेज। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब यह है कि ये एग्रीमेंट साइन हो जाने से पाकिस्तान इसराइल का एक एक्टिव टारगेट बन गया है। साइबर अटैक्स ऑन न्यूक्लियर फैसिलिटीज उनका डायरेक्ट वार्निंग है। ये पाकिस्तान के लिए कोई छोटी बात नहीं है। अगर ये वीडियो आप यहां तक देख चुके हैं तो आपको एक बात तो क्लियर हो गई है, और वो बात ये है कि जो कुछ ईरान, इसराइल और अमेरिका के बीच में चल रहा है, ये इसराइल का एक्सपेंशनिज्म है जिसको अमेरिका सपोर्ट कर रहा है। और अगर इस खित्ते के अंदर ईरान कमजोर होता है तो कोई गल्फ स्टेट नहीं चाहती है कि वो इतना कमजोर हो जाए कि उस वैक्यूम को फिल करने के लिए एक फेक स्टेट आगे बढ़े।
तो यहां पर नेचुरली एक सवाल बनता है कि इसराइल की असल गेम है क्या। इसराइल का मकसद सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं है। आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन ने सीधा लिखा है कि नेतन्याहू sought to pull the United States into the conflict to target facilities beyond Israel's reach। इसराइल के पास फोटो डिस्ट्रॉय करने के बॉम्ब्स नहीं हैं, वो जमीन में 260 फुट अंदर है। सिर्फ अमेरिका के पास GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर है, वो ये काम कर सकता है। तो इसराइल ने ईरान पर अटैक किया और अमेरिका को साथ घसीट लिया इस जंग के अंदर। लेकिन उससे भी बड़ी गेम ये है कि इसराइल का एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस परमानेंटली खत्म करना, हिजबुल्लाह को वीकन करना, हमास को डिसआर्म करना, उस पर प्रेशर बिल्टअप करना, होतीज को कॉन्टिन्यूस बेसिस पे बॉम्ब करना। सीरिया इज ऑलरेडी गॉन। अब ईरान खुद सर्वाइवल मोड से गुजर रहा है। चैटम हाउस के एक एनालिस्ट है और वो लिखते हैं कि ईरान्स पावर एंड एम्बिशन अक्रॉस द रीजन इज डिमिनिश्ड एंड द प्रोस्पेक्ट ऑफ एन ईरान सेंट्रिक ऑर्डर has receded। इसराइल एक ऐसे मिडिल ईस्ट में रहना चाहता है जहां कोई स्टेट लेवल काउंटर फोर्स नहीं हो। उस विजन में ईरान का रोल सिर्फ एक वार्निंग एग्जाम्पल बनाई गई है, यानी इसराइल इस पूरे खित्ते को कंट्रोल करना चाहता है। अब ये बात अगर आपको अब तक समझ में आ गई है तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि अगर खुदा ना खास्ता ईरान गिरता है तो ईरान के बाद बारी किसकी आती है। अगर ये एक्सपेंशनिज्म इसराइल का जारी रहता है तो आपको ये बात भी समझ में आ गई कि ग्रेटर इसराइल का लफ्ज मेरे बोलने के लिए ही काफी नहीं है। ये वो बातें हैं जो आपको और आपकी आने वाली नस्लों को पता होनी चाहिए, क्योंकि जो बच्चे मोबाइल के आगे बचपन की खेल भूल चुके, गली मोहल्ला भूल चुके, दोस्त भूल चुके, वो इसराइल की एक्सपेंशनिज्म के सामने कितनी देर टिकेंगे। इसलिए उनको एक एक बात खोलकर बतानी जरूरी है। मानो ना मानो तुम्हारी मर्जी, मैंने तुम्हें बता दिया।